एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि है पीपैप के ऊपर। पीपैप मतलब फोर्थ एडिशन। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे ब्लू कलर दिख रहा है, तो ब्लू कलर मतलब AIAG। AIAG वालों ने इस बुक को लिखा है और उन वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर को। सेम ऐसा ही अगर आपको रेड कलर में मिले तो समझ जाना वो VD की बात कर रहा है। सो पीपैप मतलब प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। पीपैप का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, जो कि आपको फोर्थ एडिशन को फॉलो करना है। फोर्थ एडिशन को ही पढ़ना है। फोर्थ एडिशन लेटेस्ट एडिशन है जिसको पढ़ना है। आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा, थोड़ा अपडेट आएंगे। बात करें हिस्ट्री की, तो फर्स्ट एडिशन 1993 में आया था, सेकेंड एडिशन 1995 में आया था, थर्ड एडिशन 1999 में आया है और लेटेस्ट एडिशन 2006 में आया है। इसको लिखा है क्रिसलर फोर्ड जनरल मोटर्स ने। बेसिकली वो AIAG को रिप्रेजेंट करती है, जो कि US की 3 मेन ऑटोमोटिव कंपनीज हैं। इसके अलावा इसमें ना पीपैप में प्रोसेस फ्लो चार्ट के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि आपके कस्टमर से रिक्वायरमेंट आएगी, वो आपकी कंपनी को देखना है, फुलफिल करना है और वापस कस्टमर को रिपोर्ट जानी है। तो इनपुट क्या है, देखिए ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये इनपुट है, राइट साइड में दिख रहा है ये आउटपुट है और ये आपकी कंपनी है। तो कस्टमर से क्या आएगा, कस्टमर से PO आएगा, कस्टमर से रिक्वायरमेंट आएगी, कस्टमर की डिजाइन रिक्वायरमेंट आएंगी, कस्टमर की प्रोसेस डिजाइन रिक्वायरमेंट आएंगी, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन आएंगी और कस्टमर की लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट आएगी। ये सारी रिक्वायरमेंट कस्टमर देगा। आपकी यहाँ पे क्या करेंगे, आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट टीम ओनर होगा, एक प्रोजेक्ट लीडर वो बनाएंगे और उसके साथ टीम बनाएंगे। वो इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। उसके बाद पीपैप की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनाएंगे। उसके बाद PSW को लेंगे। उसके बाद PSW को साइन ऑफ करवाएंगे। साइन ऑफ के बाद पीपैप की फाइल को सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद इसको अप्रूव करवाएंगे कस्टमर से और वैलिडेट करवाएंगे रन एट रेट। इसके साथ बीच में आप देखिए यहाँ पे ना सप्लाई इनिशिएशन चार्जेस चेंजेस हैं। अगर आप साथ में आपके कुछ सप्लायर्स भी होंगे तो इसी टाइम के बीच में आपको अपने सप्लायर से भी पीपैप लेना मैंडेटरी है। इसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस मैनुअल का पर्पस क्या है, इस मैनुअल की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, अप्रोच क्या है, सबमिशन ऑफ पीपैप क्या है और फिर पीपैप के 18 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात की गई है, जो कि हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए आपको मैं क्लियरली मैनुअल दिखा रहा हूँ। मैनुअल में क्लियरली 18 डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ लोग इसको 19 डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो कि गलत है। 19 डॉक्यूमेंट आंसर अगर आप दोगे इंटरव्यू में तो ये आपको गलत आंसर माना जाएगा। तो क्लियरली 18 डॉक्यूमेंट्स ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सबमिशन रिक्वायरमेंट की बात की गई है, सबमिशन लेवल्स की बात की गई है, पीपैप के सबमिशन लेवल्स, और PSW में इंटरिम अप्रूवल क्या होता है, रिजेक्ट क्या होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अपेंडिक्स दिए गए हैं जिसके अंदर बात की गई है। जो मेन है आपका अपेंडिक्स F बल्क मटेरियल। बल्क मटेरियल के अंदर ये पीपैप रिक्वायरमेंट नहीं आएंगे, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आएगी, जो कि अपेंडिक्स F में आप पेज नंबर 35 पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा अपेंडिक्स G में टायर टायर अगर आप टायर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके लिए 57 पेज में पीपैप की रिक्वायरमेंट को पढ़ना होगा। मतलब यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई नहीं होते हैं। और अगर आप ट्रक इंडस्ट्री में हो तो वहां की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अपेंडिक्स H में बात की गई है, जो कि पेज नंबर 59 में है। देखिए बात करें पर्पस की, तो बेसिकली जो पीपैप है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, इसका मेन पर्पस है कि आपके सप्लायर्स जो हैं वो आपके या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ चुके हैं। मतलब कि पीपैप जब हो जाता है तो उससे ये गारंटी मिलती है, उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो सप्लायर ने कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट को समझ लिया है और सप्लायर हैज अ कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी टू बिल्ड द प्रोडक्शन, टू बिल्ड द प्रोडक्ट इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड इन रिक्वायर्ड क्वालिटी एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। पीपैप का मेन पर्पस यही है कि कस्टमर और सप्लायर के बीच में एक बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पैदा करना है कि कस्टमर को अ, बिल्कुल फील हो के कि भाई हाँ मेरा सप्लायर्स मुझे
प्रोडक्ट को फेल नहीं करेगा, क्वालिटी को मेंटेन करेगा, डिलीवरी को भी मेंटेन करेगा। ये इसका मेन पर्पस है। और पीपैप बेसिकली सारे पार्ट्स पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग बल्क मटेरियल। सो आपके जो भी पार्ट्स आते हैं सब में पीपैप अप्लाई होता है। ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसमें पीपैप अप्लाई नहीं होता, अगर कस्टमर ने नहीं बोला है तो। देखिए कुछ कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे देखिए नोट लिखा है कैटालॉग पार्ट्स, जैसे कि बोल्ट हुए वहां पे इस पीपैप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप कस्टमर कहे कि मुझे पीपैप नहीं चाहिए तो भी आप पीपैप नहीं दोगे, चलेगा। जैसे यहाँ पे नोट 2 में दिया गया, कस्टमर कैन फॉर्मली waive PPAP requirement for an organization. Such waiver can only be issued by an authorized customer representative. तो ये जो कुछ रीजंस हैं। और यहाँ पे जो भी शेल है इसका मतलब वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सबमिशन ऑफ पीपैप, पीपैप कब कब दिया जाता है? पीपैप जब आपका न्यू प्रोडक्ट होते हैं तब आपको पीपैप देना जरूरी होता है। शेल मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई ईसीएन आया है या कोई प्रोसेस चेंज हुआ है तब भी आपको पीपैप देना चाहिए। प्रोडक्ट मॉडिफाइड बाय इंजीनियरिंग चेंज टू डिजाइन रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशंस और मटेरियल्स, या और कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई हो तो उस केस में भी वो पीपैप सबमिशन कर सकते हैं। बट नॉर्मली मेजरली पीपैप न्यू प्रोडक्ट्स में और इंजीनियरिंग चेंज नोट में ही किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे पीपैप में ना बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन में, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि पीपैप के लिए आपको एक ट्रायल रन देना होगा। तो पीपैप अप्रूवल जब होगा उस समय एक प्रोडक्शन ट्रायल रन लेना होगा। ट्रायल रन आपका जो रहेगा 1 घंटे से 8 घंटे का प्रोडक्शन होगा आपका, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया मैनुअल। 1 hour to 8 hours ऑफ प्रोडक्शन। The significant production runs shall be from 1 hour to 8 hours of production, and with the specific production quantity to a total of minimum 300 consecutive parts। मतलब कि आपका जो भी प्रोडक्शन ट्रायल करना है यूजिंग सेम मशीन, सेम मैन पावर, सेम मटेरियल विच यू आर गोइंग टू यूज इन द रेगुलर प्रोडक्शन, उससे आपको क्या करना है, 1 से 8 घंटे का प्रोडक्शन ट्रायल करना है। मतलब कि देखना है कि क्या आप 8 घंटे पार्ट बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे, कहीं मशीन में दिक्कत तो नहीं है, कहीं रॉ मटेरियल में दिक्कत तो नहीं है, कहीं रिएक्शन ज्यादा तो नहीं बन रहा। तो वो ट्रायल रन करना है। अब उसमें यहाँ पे लिखा गया है कि 8 घंटे आपको प्रोडक्शन करना है, या फिर 300 कंसेक्यूटिव पार्ट्स, 300 मिनिमम। या तो आठ, मान लीजिए 8 घंटे का आपको नहीं रिक्वायरमेंट लेनी है तो आप कम से कम 300 पार्ट बनाइए। 300 हो सकता है चार चार घंटे में बन जाए, हो सकता है 6 घंटे में बन जाए। तो मिनिमम 300 पार्ट बनाना भी एज पर मैनुअल ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है। द सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन शैल बी कंडक्टेड एट द प्रोडक्शन साइट एट द प्रोडक्शन रेट यूजिंग द प्रोडक्शन टूलिंग, प्रोडक्शन गेजिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स। मतलब सेम मटेरियल में लिखा जाता है। देखिए अगर आप बल्क मटेरियल के लिए काम कर रहे हो, बल्क मटेरियल की कंपनी में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट अलग है। नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्ट इज रिक्वायर्ड। बल्क मटेरियल में स्पेसिफिक ट्रायल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। The sample shall be the submitted sample shall be taken as a manner to ensure steady state of operation। मतलब जो भी आप बल्क मेटल कर रहे हो उसमें कोई भी सैंपल आप ले सकते हो, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ मैनुअल में नहीं दी गई है। इसके अलावा अपेंडिक्स एच में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके 18 डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जो कि डिजाइन रिकॉर्ड है। डिजाइन रिकॉर्ड में आपके अगर प्लास्टिक पार्ट आते हैं, डिजाइन रिकॉर्ड में अगर प्लास्टिक पार्ट आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको आईएमडीएस फॉलो करना है, इंटरनेशनल मटेरियल डाटा सिस्टम अपेंडिक्स, जो कि www.mdsystem.com से आप पढ़ सकते हो। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। नॉर्मली ऑटोमोटिव कंपनीज में आईएमडीएस आपको अपने कस्टमर के पोर्टल में सबमिट करना होता है, कस्टमर अपना आईएमडीएस नंबर आपको शेयर करता है। उसके अलावा पॉलीमरिक पार्ट्स, अगर आपकी कंपनी प्लास्टिक पार्ट बना रही है तो उस केस में
प्लास्टिक में पॉलीमरिक पार्ट्स बनाती है, तो आपको ISO 11469 का पालन करना है, प्लास्टिक जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्किंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, या फिर ISO 1629 रबड़ एंड लेथिन के लेटिक्स के केस में आपको फॉलो करना है। मतलब कि देखिए, आप जैसे आप बात करूं मैं, आपने अगर प्लास्टिक कंपनीज में काम कर रहे हो तो आपकी प्लास्टिक पार्ट्स में ना लिखा रहता है, अगर आप देखोगे मोल्ड में भी रहता है, आपके पार्ट में भी रहता है, PP1642 ऐसे कुछ ना नंबर लिखा रहता है, PET, PC। तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और प्लास्टिक के पार्ट के केस में प्लास्टिक पार्ट वेट आपको 100 ग्राम तक आपको ये स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। रबड़ के पार्ट में अगर 200 ग्राम तक वेट है तो ये स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हो आप। तो देखिए, मैनुअल ने काफ़ी चीज़ें रिक्वायरमेंट क्लियरली मेंशन की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके 18 डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो हम एक एक डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका डिज़ाइन रिकॉर्ड। देखिए, अगर आपके कस्टमर आपको ड्राइंग दे रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ये अप्लीकेबल कब होगा? जब आपकी कंपनी डिजाइन कर रही है तभी अप्लीकेबल होगा। जब आपकी डिजाइन कर रही है तो आपको क्या करना है, कैड का डाटा और आपको ड्राइंग को इसमें मेंशन करना है। अगर कस्टमर कर रहा है तो कस्टमर से ड्राइंग लेके आपको यहाँ पे अ, अपनी फाइल में अटैच कर देना है। दूसरा डॉक्यूमेंट है ऑथोराइज इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट। अगर आपकी कंपनी डिजाइन कर रही है और डिजाइन में अगर कोई भी चेंज आता है या कोई भी अप्रूवल चाहिए, तो आपको सबसे पहले कस्टमर के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होगा। तीसरा है आपका कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। कस्टमर के अगर आपकी कंपनी डिजाइन कर रही है तो डिजाइन बिना कस्टमर की इंजीनियरिंग अप्रूवल के आप इसको लागू नहीं कर सकते हो। वेयर स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव एविडेंस ऑफ कस्टमर अप्रूवल इंजीनियरिंग। मतलब कि आपकी ड्राइंग में कस्टमर का साइन या आपके कोई अलग फॉर्मेट में कस्टमर का साइन चाहिए, चाहे मेल में दिखा दीजिए। 2.2.4 है DFME। आपको DFME बनाना है। DFME इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो डिजाइन के फेलियर मोड इफेक्ट पे काम करता है, जिसमें आजकल AIG BDA का फॉलो कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक विद एग्जांपल एक अपने वीडियो में बताया गया है, तो आप वहां जाके इसको लर्न कर सकते हो DFME के बारे में भी। और DFME अगर आपकी कंपनी डिजाइन नहीं बना रही है तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। ये टू पांचवा डॉक्यूमेंट है वो सब कंपनी के लिए मैंडेटरी है। PFD प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना है आपको। और प्रोसेस फ्लो डायग्राम को आपको रॉ मटेरियल से लेके फाइनल तक बनाना जरूरी है। मतलब बेसिकली PFD क्यों बनाते हैं? ताकि आपका मटेरियल कहाँ से इनपुट कहाँ से आ रहा है और आउटपुट कहाँ से फ्लो हो रहा है, किन किन स्टेप्स में फ्लो हो रहा है वो पता चल जाती है। For bulk material, an equivalent to process flow diagram is a process flow description। तो वो बल्क मटेरियल में भी आप बना सकते हो। छठा डॉक्यूमेंट आता है PFMA का। PFMA आप सबको पता होगा, प्रोसेस फ्लो प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। इसका भी सिमिलर AIG VDA का फॉर्मेट आजकल सब कस्टमर्स मांग रहे हैं। इस पे भी मैं काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, मेरी सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस वीडियो है वो। रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो देखें और आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल भी बताया है, उस एग्जांपल से आपको वो फॉर्मेट भरना क्लियर हो जाएगा। सातवां डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लान। जो भी ऑटोमोटिव में काम कर रहा है उसको पता होगा कंट्रोल प्लान क्या होता है। कंट्रोल प्लान का लेटेस्ट फर्स्ट एडिशन भी रिलीज हो गया है। कंट्रोल प्लान बेसिकली आपके प्रोडक्ट और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कैसे कर रहे हो वो एक डॉक्यूमेंट बताता है। आठवां डॉक्यूमेंट MSA है। MSA आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट आप उस पार्ट न्यू पार्ट में बना यूज करोगे उनका MSA होना चाहिए, जिसमें गेज R&R, बायस की स्टडी, लीनियरिटी की स्टडी, स्टेबिलिटी की स्टडी, ये आपके सारे इंस्ट्रूमेंट टेस्ट इक्विपमेंट की होनी ही चाहिए। MSA के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। MSA की भी मैंने वीडियो अपलोड की, उस पर भी आप जाके देख सकते हो।
नोवा डॉक्यूमेंट है डायमेंशन रिजल्ट्स। डायमेंशन रिजल्ट में आपको बेसिकली लेआउट बनाना है जिसमें सारे पार्ट्स का लगभग, जैसे कि मान लीजिए आपके पास इंजेक्शन मोल्डिंग है, तो उसमें अलग अलग कैविटी हैं, तो अलग हर कैविटी का एक पार्ट की डायमेंशन रिपोर्ट होनी ही चाहिए आपके पास। और इसमें आपको जो सबसे अच्छा पार्ट है उसको आपको मास्टर सैंपल भी बना के रखना है, आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है इसमें, द organization shall record the change levels, drawing date, organization name and part name on all auxiliary documents। और आपको सीएमएम रिपोर्ट्स, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन रिपोर्ट्स को आपको रखना होगा। सारी जो भी ड्राइंग में डायमेंशन दी गई हैं सब आपकी इस रिपोर्ट में आनी ही चाहिए। 10वां डॉक्यूमेंट है मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिपोर्ट, मतलब मटेरियल का परफॉर्मेंस टेस्ट रिपोर्ट। तो जो भी केमिकल, फिजिकल, मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज हैं पार्ट की या मटेरियल की, वो आपको रखनी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ये। 10वां के अंदर एक और आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। देखिए काफी प्रोडक्ट में ना परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हुए, लाइटिंग के प्रोडक्ट हुए, हॉर्न का प्रोडक्ट हुआ, परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है, वो भी आपको इसमें सबमिट करना होगा। 11वां डॉक्यूमेंट आता है इनिशियल प्रोसेस स्टडी, जो कि नॉर्मली एसपीसी के बारे में बात करता है। तो एसपीसी में आप सीपीके एंड पीपीके बन कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कितने सैंपल लेने हैं वो क्लियरली बताया गया है कि आपको एसपीसी 100 रीडिंग्स पक्की लेनी चाहिए, जो फ्रॉम कंसेक्यूटिव पार्ट्स ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन। मतलब आपको ऐसे, जैसे एसपीसी जब प्रोडक्शन की करते हैं नॉर्मल तो हम सैंपल्स लेते हैं हर 2 घंटे में, हर 6 घंटे में। बट नए प्रोडक्ट में आपको कंसेक्यूटिव पार्ट का लेना है, मतलब 500 पार्ट बनाए तो 100 के 100 कंसेक्यूटिव, मतलब ऐसा नहीं रैंडम नहीं ले सकते हो, सैम्पलिंग नहीं कर सकते हो। कंसेक्यूटिव मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 100 पार्ट का कंसेक्यूटिव पार्ट्स का आपको रीडिंग लेनी है। और मिनिमम 25 सब ग्रुप ले सकते हो, 25 सब ग्रुप या फिर 100 रीडिंग आपकी मिनिमम होनी ही चाहिए। या फिर कस्टमर जो बोले वो, कुछ कस्टमर 30-50 भी मांगते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, बट मैनुअल के हिसाब से 100 है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया सीपी के या पीपी के भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ऐसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि सीपी के होना चाहिए या पीपी के होना चाहिए। बट जनरली ये भी, ये रिकमेंडेशन जो है वो पीपीके की कर सकते हो आप, दोनों में कुछ ज्यादा मेजर फर्क नहीं होता है वैसे तो। देखिए मैं पढ़ते हैं मैनुअल में क्या लिखा, सीपीके कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन द प्रोसेस इज स्टेबल, अदरवाइज इफ द प्रोसेस विद नॉन एंड प्रिडिक्टेड स्पेशल कॉस्ट पीपीके शुड बी यूज। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका प्रोसेस कंट्रोल है, स्टेबल है, मतलब आपके प्रोसेस में स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशन नहीं है, तो आप सीपीके भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि मेरे प्रोसेस में वेरिएशन बहुत आ सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो उस केस में पीपीके किया जाए। जनरली पीपीके नॉर्मली करते हैं, नॉर्मली पीपीके ही किया जाता है नए मटेरियल में। इसके बाद आता है आपका रिक्वायरमेंट। तो नॉर्मली 1.67 से ज़्यादा आपका कैपेबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है। 1.33 और से 1.67 के बीच में है तो वो मे बी एक्सेप्टेबल, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। कस्टमर अगर बोलेगा ठीक है चलेगा तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। 1.33 से कम है तो ये चलेगा नहीं, आपको अपने कस्टमर से हेल्प लेनी है और प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। अनस्टेबल के केस में आपको 100% पार्ट्स को चेक करना है और रिपोर्ट कस्टमर को बतानी है विद एक्शन प्लान। ये देखिए क्लियरली मेंशन कि 100% इंस्पेक्शन मेथोलॉजी आर सब्जेक्टेड टू रिव्यू एंड कॉन्करेंस बाय द कस्टमर। For bulk material, 100% inspection means an evolution of samples or product from a continuous process or homogeneous batch which is representative of entire production run। उसके बाद 12वां डॉक्यूमेंट आता है क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन। मतलब जो भी आपकी क्वालिफाइड लेबोरेटरीज हैं उनकी रिपोर्ट्स मांगनी है, जैसे कि आपकी ISO 17025 लैब की रिपोर्ट हो गई,
है ना, उनकी रिपोर्ट्स आपको यहाँ चाहिए, कैलिब्रेशन वाले की लैब्स हुई उनकी रिपोर्ट चाहिए आपको। 13वां डॉक्यूमेंट है अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट। अगर आपके प्रोडक्ट अपीयरेंस में आता है तो आपके लिए अप्लीकेबल रहेगा, हर कंपनी में ये अप्लीकेबल नहीं रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। नॉर्मली इसमें ग्रोस है ना, कलर, ये चेक करते हैं बेसिकली। 14 डॉक्यूमेंट है सैंपल प्रोडक्शन पार्ट। आपको सैंपल पार्ट आपको अपने कस्टमर से अप्रूव करवा के रखने हैं। मास्टर सैंपल रिटेन करना है जो आपके कस्टमर अप्रूव करके देंगे आपको। 16वां जो डॉक्यूमेंट है, 16वां डॉक्यूमेंट है चेकिंग एड्स। आपको बेसिकली लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं इसमें, जो जिन इंस्ट्रूमेंट से आप चेक कर रहे हो। The organization shall certify that all aspects of checking aids agree with part dimensional requirements. The organization shall document all release engineering design changes that have been incorporated in the design aid at the time of submission. Measurement system analysis like R&R, accuracy, bias, linearity, stability studies shall be conducted with the customer requirement. चेकिंग ऐड में क्या क्या होना चाहिए? चेकिंग ऐड में फिक्चर्स हो सकते हैं, वेरिएबल और एट्रीब्यूट के गेज हो सकते हैं, जैसे कि आपके बोर गेज हुए, प्लग गेज हुए। कोई मॉडल है तो मॉडल हो सकता है, टेम्पलेट्स हो सकते हैं, मेरे स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट बीन सबमिटेड। चेकिंग ऐड टिपिकली डू नॉट अप्लाई टू बल्क मेटल। बल्क मेटल में चेकिंग ऐड अप्लाई नहीं होते हैं। इफ चेकिंग ऐड आर यूज्ड फॉर बल्क मेटल द ऑर्गेनाइजेशन शुड कॉन्टेक्ट टू कस्टमर। 17वां जो डॉक्यूमेंट है वो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर बताता है कि कस्टमर की अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मारुति की और भी 18 से प्लस रिक्वायरमेंट्स है, उनको आपको फुलफिल करना है। और 18वां डॉक्यूमेंट पीएसडब्ल्यू है, मतलब पीएसडब्ल्यू में आपको सारी डिटेल देनी है। एक फॉर्म होगा जिसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, सप्लायर के बारे में, कस्टमर के बारे में, कौन सा लेवल है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी होती है। और पार्ट वेट, जब आप पार्ट वेट पीएचडब्ल्यू में डालते हो तो वो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल में होना चाहिए, 1 2 3 4। पार्ट वेट हमेशा पॉइंट के बाद 4 डेसिमल में होना चाहिए। क्यों ऐसा किया है रिक्वायरमेंट? बेसिकली ये रिक्वायरमेंट इसलिए है कि आपको गाड़ी के जो वेट है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। देखिए क्लियरली मेंशन किया गया, दिस वेट इज यूज्ड फॉर vehicle weight analysis only and does not affect the approval process. When there is no production or service requirement for at least 10 part, the organization should use the required number of calculation. मतलब ये जो वेट आपको निकालना है 10 पार्ट का वेट करके उसका एवरेज निकालना है और उसको पीएडब्ल्यू में भरना होगा आपको। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं मैनुअल्स में, जो कि आप कभी भी पढ़ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सबमिशन लेवल्स की। तो पीपैप के 5 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। लेवल 1 में सिर्फ आपको वारंटी मतलब पार्ट पीएसडब्ल्यू पार्ट सबमिशन वारंट ही सबमिट करना होता है कस्टमर को। लेवल 2 में वारंटी विद प्रोडक्ट सैंपल एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डाटा सबमिट करना होता है कस्टमर को। ठीक है जी। और लेवल 3 के अंदर आपको वारंटी के साथ सारे डॉक्यूमेंट 18 के 18 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है। लेवल 4 में वारंटी के साथ सारे डॉक्यूमेंट प्लस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सबमिट करना होता है। लेवल 4 में सारे डॉक्यूमेंट प्लस कस्टमर की भी डॉक्यूमेंट, लेकिन कस्टमर आपकी कंपनी में आएगा और चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने बनाए वो सही बनाए हैं नहीं बनाए हैं, और ट्रायल भी आपकी कंपनी में आके चेक करेगा। तो लेवल 5 है। तो लेवल 3 और लेवल 5 में सिर्फ एक ही फर्क है कि लेवल 5 में वो कस्टमर आपके यहाँ आता है और वेरीफाई करता है, लेवल 3 में वो नहीं आता है आपकी कंपनी में, आप उसको सबमिट करते हो डिटेल्स। अगर कहीं भी कस्टमर ने देखे, कोई कस्टमर बोलता है मुझे लेवल 3 का चाहिए, कोई बोलता है लेवल 4 का चाहिए, तो आपको वो अपने सबमिशन में देना होगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको बताता नहीं कि मुझे लेवल 3 चाहिए, लेवल 4 चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट लेवल 3 आपको मानना है। लेवल 3 मतलब क्या है? डिफॉल्ट सबमिशन लेवल है। डिफॉल्ट सबमिशन लेवल कौन सा है आपका? लेवल 3। ये टेबल दिया है जिसमें आर मतलब की है कस्टमर को देना नहीं है, जब कस्टमर मांगेगा तो ही देना है।
एस जहाँ पे है उसका मतलब है कि एक कॉपी आपको रखनी है, एक कॉपी कस्टमर को देनी है। स्टार मतलब कि आपको अपने पास ही रखनी है, कस्टमर जब मांगेगा तभी सबमिट करना है। उसके बाद पीपैप में जो पीएसडब्ल्यू होगा उसमें तीन चीजें मिलेंगी, अप्रूव्ड, इंटरिम अप्रूवल और रिजेक्टेड। अप्रूव्ड मतलब आपका पीएसडब्ल्यू कस्टमर को अप्रूव हो गया है और कस्टमर का अप्रूवल हो गया, मतलब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। इंटरिम अप्रूवल मतलब आपको कुछ 6 महीने 1 साल के लिए इंटरिम अप्रूवल दिया है, तब तक आप इम्प्रूव कर लीजिए और आप उस बाद में इसको इंटरिम अप्रूवल को अप्रूवल में कन्वर्ट कर लीजिए। रिजेक्ट मतलब आपका पीपैप्स अप्रूव नहीं हुआ है, अब आपको ये ऑर्डर नहीं दिया जाएगा और आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। और पीपैप का जो रिकॉर्ड रिटेंशन है, नॉर्मली जब तक प्रोडक्ट चल रहा है तब तक आपको रखना है। ठीक है जी, क्लियरली मेंशन किया है, पीपैप रिकॉर्ड रिगार्डलेस ऑफ सबमिशन लेवल shall be maintained for the length of time that the part is active plus 1 calendar year। मतलब अगर आपका कस्टमर का जो प्रोडक्ट है वो 10 साल चल रहा है तो 10 + 1 11 साल आपको रखना जरूरी है। ठीक है, ये आपके पीपैप में फॉर्मेट्स है, ये पीएचडब्ल्यू का फॉर्मेट है जिसमें पार्ट नेम आपको भरना है, कस्टमर का पार्ट नेम क्या है उसको भरना है, नंबर भरना है, ड्राइंग में नंबर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर क्या है, इंजीनियरिंग चेंज लेवल क्या है, डेट क्या है, रिवीजन नंबर क्या है, डेट क्या है, चेकिंग एड क्या है, उस चेंज लेवल क्या है, डेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता एड्रेस सब भरना है। आईएमडी चाहिए यस या नहीं, रीजन ऑफ सबमिशन क्यों भर रहे हो, क्यों चाहिए आपको पीएचडब्ल्यू, इनिशियल सबमिशन है मतलब न्यू प्रोडक्ट है, टूलिंग ट्रांसफर हो रही है, अगर आपका टूलिंग 1 साल से ज़्यादा मतलब 1 साल तक मान लीजिए जैसे नैनो की इसमें एक साल प्रोडक्शन बंद हो गया था इनिशियली बीच में, तो भी पीपीएफ देना मैंडेटरी है। ये रीजन से इनको टिक करना है, कौन सा लेवल चाहिए वो टिक करना है, और सबमिशन रिजल्ट में आपने ये सारी चीज़ें वो चेक किया उनको टिक करना है, कितनी मोल्ड कैविटीज है उनको टिक करना है और अपना साइन करके ईमेल आईडी डेट डिटेल्स फ़ोन नंबर डाल के इनको भेजना होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे कस्टमर आप क्या करेगा, कस्टमर अप्रूव पे टिक करेगा या इंटरिम अप्रूवल पे टिक करेगा या रिजेक्ट पे टिक करेगा और साइन करके डेट का लिख के आपको भेज देगा। ये एविडेंस हो जाएगा कि कस्टमर को अग्री है ये पीएसडब्ल्यू आपका। इसके अंदर ये भी आता है कि आपने जो प्रोडक्शन कर रहे किया है 1 घंटे में कितने पार्ट्स बनाए हैं, ये डिटेल भी यहाँ पे आती है। ठीक है जी, अब पेरेंट्स अप्रूवल की रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई गई है। पेरेंट्स अप्रूवल में आपको देखिए ये हो सकता है आपका कलर स्पेसिफिक हो सकता है, मास्टर नंबर हो सकता है, डेट हो सकती है, मटेरियल डेट, रेड में कितना कलर दिखा रहा है, येलो ग्रीन ब्लू में कितना दिखा रहा है, बेसिकली कलर मशीन आती हैं वो कलर इजीली चेक कर लेती हैं। ये टेस्ट रिपोर्ट है, मटेरियल की टेस्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये बल्क मटेरियल की डिटेल दी गई है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल दी गई हैं जैसे कि आपका रबड़ कंपनीज में क्या होगा, टायर इंडस्ट्रीज में क्या होता होता है। जैसे ये देखिए अपेंडिक्स जी दिया गया, टायर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में आपको पीपैप में प्रोडक्शन रन ट्रायल नहीं करना होता है आपको, आप 30 पार्ट का भी ट्रायल रन कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन है कहीं पे, मैंने पढ़ा था काफी दिन हो गए मुझे अभी। For the people for the tire industry typically is derived from 1 to 8 hours of tire curing from the approval। हम्म, तो यहाँ पे कंटिन्यूस 8 घंटा चलाना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, हाँ ये देखिए क्लियरली मेंशन किया है, पीपैप पार्ट इज अ मिनिमम ऑफ 30 टायर्स, मतलब पीपैप ट्रायल करोगे तो 30 पार्ट पे भी ये एक्सेप्टेबल होगा, तो 30 पार्ट का ही आपको एसपीसी करना है, तो ये क्लियरली मेंशन किया है। इसके अलावा अपेंडिक्स एच में भी ट्रक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट दी गई है।
आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी पीपैप की रिक्वायरमेंट। कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।